Okay, good afternoon to everyone. सुन पा रहे हो मुझे? आप लोग सुन पा रहे हो क्या? बेटा सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्स करो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। यस सर। ओके ओके ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में जो मैं पूछता हूँ ना आपसे, वो इसलिए पूछता हूँ मैं कि आपको आवाज़ टू वे आ रही है नहीं आ रही है ना। आपकी तरफ से मुझे भी आनी चाहिए और अब आप मेरी तरफ से आपको भी आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या चल रहा है आजकल? स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं? हाँ, या ओवर हो गए? है ना। बताओ क्या चल रहा है आजकल, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, ओवर हो गए हैं? हाँ, एग्जाम चल रहे होंगे, नहीं तभी बच्चे भी कम आ रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल से एग्जाम में बिजी है ना। है ना, तो एग्जाम में बिजी है। वैसे एग्जाम में मतलब नाइन्थ क्लास का तो सिलेबस आसान ही होता है, तो उसमें तो उतना ज़्यादा कुछ आपको, फिजिक्स में तो उतना नहीं है। मेनली मैथ्स से ज़्यादा पढ़ना होता है। अच्छा, 20 सेकेंड से है वही, मतलब कुछ ना कुछ है ना, वन वे अदर, मतलब मेरे ख्याल से कुछ वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। है ना, तो देखो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। अभी तो आप ऐसे ही कि सिंपल आप वही करते जाओ जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको मैं, कि भाई सैटरडे को जैसे आपकी क्लास होती है, तो इस क्लास में विल स्टडी अबाउट द एस सी वर्मा। क्लास में हम एस सी वर्मा कवर कर रहे हैं। है ना, कि एस सी वर्मा कवर कर रहे हैं हम इसमें। क्योंकि एस सी वर्मा हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ नाइन्थ। है ना, कंप्लीशन ऑफ नाइन्थ सिलेबस। भाई नाइन्थ सिलेबस की जो भी चीज़ें थी हमने वो पढ़ चुके हैं हम। है ना, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा तो है नहीं कि उसी चीज़ को बार बार पढ़े जा रहे हैं। है ना, उसको बार बार पढ़ने से क्या फायदा है ना। तो इसके नाइन सिलेबस हम बेसिकली जो कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी भी आपकी हो चुकी है ना, प्लस मॉड्यूल भी आपकी हो चुकी है। दोनों से आपने पूरा कंप्लीट कर ही लिया है ना। तो आप सैटरडे क्लास में हम एस सी वर्मा करते हैं, आप बाकी दिन, है ना, अदर डेज यू कंसंट्रेट ऑन एग्जामिनेशन। बस सैटरडे को आप एस सी वर्मा करो, फिर ट्यूसडे को डाउट्स कर लो जो भी आपके हैं। है ना, जो भी आपको डाउट्स लगता है डाउट्स कर लो आप। है ना, रेस्ट कंसंट्रेट ऑन स्कूल एग्जामिनेशन। है ना, कि रेस्ट कंसंट्रेट ऑन स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन में आप कंसंट्रेट करना अपने आप। है ना, ये चीज़ होती है कि भाई नाइन्थ का सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है ना। तो अब हम एस सी वर्मा की चीज़ें कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, या ना एस सी वर्मा ऑफ 11th क्लास, ताकि आपको 11th क्लास में जब जाओ तो आपको पता हो कि मैंने ये चैप्टर कर रखे हैं, तो उससे काफ़ी आपको आसानी होगी। है ना, ऐसे ही जब आप नेक्स्ट ईयर 10th करोगे, तो 10th में भी यही स्टेप हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 10th क्लास में क्या करेंगे, 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। है ना, कि 10th क्लास में भी कंप्लीशन ऑफ 10th सिलेबस। तो भाई 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा, जो भी आपका एनसीईआरटी एज वेल एज मॉड्यूल। है ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर, है ना, एस सी वर्मा क्लास, वर्मा ऑफ 12th क्लास। है ना, तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो है देख लेंगे उस टाइम। हाँ, एस सी वर्मा ऑफ 12th क्लास ही पढ़ेंगे, क्योंकि उससे 10th सिलेबस से 12th का लिंक होता है। वैसे 9th के सिलेबस से आपका 11th का लिंक होता है। तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना पहले से कंप्लीट होंगे। जैसे आप 10th क्रॉस करके जब 11th में जाओगे, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स 11th के भी आते होंगे, एज वेल एज 12th के भी आते होंगे। तो आपका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होगा। तो अपने सीनियर से पूछना कि 10th तक तो बड़े तेज होते हैं बच्चे, 11th में जाके उनको लगता है कि क्या हो गया अचानक से, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है 11th वगैरह का। तो वो आपके साथ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। है ना, क्योंकि पेस में आप आए हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना आपका। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको करवा रहे हैं, बस अपने एंड पे। अभी आप थोड़ा सा स्कूल एग्जामिनेशन में कंसंट्रेट करो। एक बार स्कूल एग्जामिनेशन हो गया तो फिर एस सी वर्मा आप कर ही रहे हो वापस में, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये हम करते हैं, चलो। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या आपको करना है। नहीं तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि अब मैं क्या करूँ। है ना, तो अपने एक दिन बस आपको
ये करना है। उसके बाद बाकी सारी चीज में आप स्कूल के एग्जामिनेशन में कंसंट्रेट करो, है ना, कि उसमें वो कम नंबर नहीं आने चाहिए आपके, उसमें भी अच्छे मार्क्स आपको गेन करने चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना इसमें। चलो, ये आपने कर लिया, है ना। इसके बाद मैं आता हूँ, कैलकुलस हम जो पढ़ रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे हम, है ना, कि जो हम कैलकुलस पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो कैलकुलस को ही कंटिन्यू करते हैं इसमें, है ना। तो आज जो आपको पढ़ना है ना, यू विल हैव टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। जो आपने कैलकुलस कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आपने सीख लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो भाई कहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस है वो तीन तरह के एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है फॉर रेट मेजरमेंट, फॉर रेट मेजरमेंट, है ना। किसी भी चीज का अगर रेट निकालना है तो उसके लिए हम नॉर्मली जो यूज करेंगे वो आपका कैलकुलस यूज करते हैं। और रेट मेजरमेंट में भी हम निकालते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आपको क्या निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज, है ना। तो जैसे आपको होता है कि अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सलेशन, एक्सलेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, dq बाई dt, है ना। आपसे पूछा गया कि भाई फोर्स क्या होता है, तो फोर्स एफ की वैल्यू हो जाएगी dp बाई dt, है ना। पी इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, कि पी क्या हो जाएगा इसके लिए आपका मोमेंटम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है ना। और कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है एक्सेलेरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होगा, इसमें क्यू चार्ज है ना, कि क्यू क्या है बेसिकली आपका चार्ज है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। तो सारे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस फोर्स, सब चीजें इंस्टेंटेनियस है। तो डिफरेंशिएट करके हमेशा जो चीज हम निकालते हैं, वी कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज में निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया कि आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एज ए एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि किसी चीज में चार्ज जो फ्लो हो रहा है उस इस फंक्शन से हो रहा है, 2t² प्लस 3t प्लस 5, है ना। क्यू टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा कि फाइंड आउट करंट, राइट, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। तो कैलकुलेट करो एग्जांपल 1 और मुझे आंसर भेजो, है ना, क्या आपका आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन है कि क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, तो फाइंड आउट करंट एंड टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। तो जो आपका आंसर आ रहा है मुझे बताओ आप। है ना, कि कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी, है ना, कि आपको ये निकालना होता है कि एम्पियर में कितने एम्पियर बेसिकली आपकी करंट जो होगी वो फ्लो होगी, है ना। नहीं ये तो आंसर नहीं आ रहा है, फर्स्ट ठीक से देखो। भाई मैंने बोला है करंट इज इक्वल टू dq बाई dt होता है।
ना, ये तो आंसर नहीं आ रहा आपका, ठीक से करो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, ध्यान दो इसे। थोड़ा सा आप हैंडी में रखना डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएट करने में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है ना, ये हम जानते हैं, एन एक्स एन माइनस वन से। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को, तो ये 1 होता है। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, कोई कांस्टेंट को, तो ये 0 होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो जैसे इसके मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो आप देखो डी क्यू बाई डी टी जब मैं निकालूंगा, तो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x जैसे 2t हो जाएगा, तो 2 × 2t हो गया। प्लस यहाँ पे 3 तो ऐसे ही रह जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जैसे एक्स का 1 होता है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। और प्लस ये कांस्टेंट जो 5 कांस्टेंट है ना, इसका 0 हो जाएगा, है ना। बस ये आपने कर लिया। किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो 7 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। कई बार हम इस 3 को भूल जाते हैं। भाई 3 जो चीज मल्टीप्लाइड है वो तो रहेगा ही। जैसे यहाँ पे 2 रहेगा, 2 तो वैसे ही रहेगा, एक्स टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, टी का 1 हो जाएगा। और 5 क्या है, साथ में तो कोई टी वाली चीज है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ से करंट आ गया आपका, कि अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो करंट की जो वैल्यू आ गई, वो आपकी आ गई 4t+3। अब देखो किस टाइम पे करंट पूछा हुआ है। हर इंस्टेंट पे करंट चेंज हो रही है, तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे, यहाँ पे करंट आ जाएगी 7 एम्पियर, है ना, कि 7 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कुछ भी चीजें निकालनी है, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट करके आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो पहला एप्लीकेशन इसका यही है कि रेट मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हो गया वो आपका ये आ गया, लिख लो आप इसे, है ना। सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एक और क्वेश्चन कर लो आप, एग्जाम्पल 2, कि कहीं पे आपको फोर्स ऐसा दिया हुआ है, सॉरी, मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 3t³ +2t² +4t+5, है ना, कि मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। इसमें p जो टर्म है, दिस इज योर मोमेंटम। p जो टर्म है क्या है, बेसिकली आपका मोमेंटम है। तो आपको बताना है कि इस केस में कि फाइंड आउट फोर्स एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना फोर्स लगेगा। ये फटाफट कैलकुलेट कर लो, 1 सेकेंड पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। सही होगा आंसर आपका। हाँ सही है, अंकित एंड उत्कर्ष आपका आंसर सही है। यूनिट सही नहीं है, आप फोर्स निकालना तो उसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी ना। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यूनिट आपकी न्यूटन हो जाएगी उसकी।
है ना, सही है, सही आप बता रहे हो, है ना, आपके आंसर बिल्कुल सही है ना, कि भाई इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, मोमेंटम इज फोर्स। फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो एफ की वैल्यू आप जो लिखोगे वो लिख दोगे dp/dt। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 3t² +2 × 2t आ जाएगा, +4 × 1 आ जाएगा, क्योंकि टी का 1 होता है ना, t³ का 3t², t² का 2t, और टी का 1 होगा लेकिन 4 तो होगा ना, और 5 तो कांस्टेंट, इसके साथ कोई टी की चीज है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे आ जाएगा 90² +40 +4, है ना। अब इसमें आप टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दो, टाइम इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, 1 सेकेंड। यहाँ पे आ गया 9 + 4 + 4, मतलब आपका आंसर 17 न्यूटन आ गया। कि अगर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इससे चेंज हो रहा है तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 17 न्यूटन हो जाएगी। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि भाई किसी भी चीज में अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव, चाहे कोई भी क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका केस था, है ना। तो ये रेट है, तो पहला एप्लीकेशन तो रेट मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन होता है रेट मेजरमेंट के बाद, सेकंड जो इसका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, टू ए कर्व। कि भाई किसी भी कर्व में टेंजेंट का स्लोप अगर निकालना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव, है ना। कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका मतलब समझना क्या होता है, सपोज आपको y वर्सेस x कोई कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका देयर इज अ y वर्सेस x कर्व, है ना, कि ये y एक्सिस है, ये क्या है बेसिकली आपका x एक्सिस है, और ये आपको कोई कर्व दिया हुआ है इस तरह से, है ना। और यहाँ पे हम कोई p पॉइंट ले लेते हैं, वी आइडेंटिफाई फ्यू p पॉइंट, और p पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब है कि इस तरह से एक लाइन खींचते हैं जो कि इसको ऐसे टच करती हुई जाती है ना, इसी चीज को हम टेंजेंट बोलते हैं। ये चीज क्या होती है, बेसिकली आपकी टेंजेंट होती है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कुछ एंगल बना रही होगी यहाँ पे, कि जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस पे इस तरह से कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, है ना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व का मतलब होता है इस थीटा का आपको टेन थीटा निकालना है, कि टेन थीटा कितना होगा, है ना। कि भाई इस जो थीटा है इसकी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल चीज है, वाई वर्सेज एक्स का कर्व है ना, तो वाई और एक्स में एक रिलेशन होगा, वाई से यहाँ पे एक्स का फंक्शन होगा। तो अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो ये जो टेन थीटा होता है, जस्ट आपको एक ही वर्ड यूज करना है कि ये जो टेन थीटा होता है ये जस्ट dy/dx की वैल्यू, dy/dx होता है ना। कि इस कर्व में अगर मुझे स्लोप द टेंजेंट निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy/dx होती है ना। तो स्लोप द टेंजेंट टू द कर्व भी हम वाई एक्स ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे कोई कर्व इस तरह से दे दिया, है ना, कि इस तरह से मैंने कर्व दे दिया कि ये कोई कर्व है आपका, ऐसा। इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, इसकी इक्वेशन सपोज y = x² है, तो भाई कोई भी कर्व होगा तो उसमें y और x में इस तरह से रिलेशन होगा कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आएगा, उससे से तो अपने ग्राफ बनाया होगा ये। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर y वर्सेस x कर्व है तो जहां पे x की वैल्यू, है ना, कि y वर्सेस अगर x कर्व है ये, तो जहां पे x की वैल्यू हाफ है वहां पे अगर मैं इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी p पॉइंट पे, है ना, कि इस तरह से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, इस तरह से बेसिकली आपका एक टेंजेंट, तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये एंगल कितना होगा। तो अब तक आपने कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं पढ़ा है इसका, कि अगर ये y = x² का कर्व है तो अगर यहाँ मैं बनाऊँ तो ये एंगल कितना होगा। तो सपोज ये एंगल थीटा है, तो अभी आपने पढ़ा कि ये टेंजेंट है और स्लोप द टेंजेंट dy/dx होता है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, भाई जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स हो जाएगी। तो आप y को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जैसे आप y को डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। तो हम लिख देंगे टेन थीटा की जो वैल्यू होगी ना, ये 2x के इक्वल होगा, है ना, कि भाई एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इस चीज को, है ना, यहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 2x हो जाएगी, है ना। तो डी बाई डी एक्स ही टेन थीटा होता है, तो 2x आ गया। और किस x की वैल्यू पे निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू हाफ है, तो जब x की वैल्यू हाफ पुट करूंगा तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और टेन थीटा का वैल्यू 1 आने का मतलब है कि एंगल ये 45 डिग्री होगा। तो अगर P इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ये आ गया आपका। तो जब भी आपको स्लो ऑफ द टेंजेंट पढ़ना है तो स्लो ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो हमेशा जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। तो कई बार स्लो ऑफ द टेंजेंट के लिए भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। और कर्व हमेशा इस तरह के भी हो सकते हैं, देखो दो कर्व है ना। एक कर्व आपका इस तरह से होगा, है ना, ये सारा आपने कैनेमेटिक्स में ही पढ़ा था वाई एक्स कर्व। तो ये इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, आप देखो धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा ना ऊपर जाएंगे तो ये कर्व होता है इंक्रीजिंग स्लोप का, इंक्रीजिंग स्लोप। तो ध्यान रखना जहां जब भी कोई स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो जो y का डबल डेरिवेटिव होगा, है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इंक्रीजिंग अगर स्लोप है तो, है ना। इस डी स्क्वायर वाई जैसे डी वाई बाई डी एक्स तो डेरिवेटिव होता है कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, है ना, जो चीज डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट आया है उसको अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं, है ना, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, है ना। तो सिंपल सा, अगर कोई चीज में स्लोप बढ़ रहा है ऐसे कर्व में तो उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो, और इसी में अगर स्लोप कम हो रहा है ना, कोई कर्व ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई वर्सेज एक्स कर्व की अगर हम बात करें, वाई वर्सेज एक्स कर्व की, तो इसका स्लोप ऐसा हो सकता है, तो इसमें डिक्रीजिंग स्लोप है, ये जो स्लोप है कैसा स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग स्लोप में जो डबल डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीजिंग स्लोप में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग स्लोप में डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। और किसी केस में अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए ऐसे कि अगर ये y वर्सेस x ग्राफ जो है ये कर्व है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो जाएगा जो एंगल है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। तो कांस्टेंट स्लोप में डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि स्लोप तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा डिस्कशन ध्यान रखना कि स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। अगर कहीं पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन का तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये भी कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, यूज होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो स्लो ऑफ द टेंजेंट निकालने का यही क्या होता है बेसिकली आपका मेथड्स होते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, लिख लो वापस से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो एससी वर्मा में दिया भी हुआ है, तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको वो और भी ज्यादा आ जाएगा। तो सेकंड एप्लीकेशन हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व, है ना। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन था फॉर रेट मेजरमेंट, सेकंड जो एप्लीकेशन इसका था दैट इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन इसका होता है थर्ड, एक तीन ही एप्लीकेशन होते हैं इसके। थर्ड एप्लीकेशन इसका जो होता है वो ये होता है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, वही मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम। कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा तो उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब समझना, जैसे कोई कर्व आपका ऐसा है ना, कि वाई एक्स कर्व मैंने ये बता दिया कि इस तरह का कर्व कोई है,
ये ऐसा, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है ना, कि भाई इसका जो हाईएस्ट पीक है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। तो आपको मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम होगा किसी भी कर्व में। और मिनिमा का मतलब ये हो जाएगा, भाई सेम कर्व आपका ऐसा भी हो सकता था, अगर मैं वाई एक्स कर्व इसको ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये कर्व आपका ऐसा भी हो सकता था। तो एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई जो होगा वो मिनिमम होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई आपको क्या बताना है बेसिकली, आपका मिनिमम, है ना। तो मतलब मेन चीज है कि ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। तो देखो एक चीज सिंपल चीज है, अगर थोड़ा ध्यान दो आप, कि जहां पे मैक्सिमा है वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, और जहां पे मिनिमा है वहां भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जीरो होता है। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, इज जीरो, है ना। तो मतलब अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप जीरो होगा, तो हम सिंपल से बोलेंगे कि एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होती है ना। स्लोप का मतलब जीरो होने का मतलब टेन थीटा की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होती है, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। तो चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका स्लोप जीरो होगा। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव होता है ना, कि भाई डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो है, जहां पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इफ इट इज लेस देन जीरो तो वो मैक्सिमा पॉइंट होता है ना, और जहां पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है ना, तो वो मिनिमा पॉइंट होता है ना, कि वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसलिए आपका मिनिमा पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना मैक्सिमम मिनिमा दोनों में सिंगल डेरिवेटिव तो जीरो होगा, जहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो से कम होता है मीन्स नेगेटिव वैल्यू उसकी होती है, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। और जहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो से ज्यादा होगा मीन्स इसकी वैल्यू जहां पे पॉजिटिव होगी वो मिनिमम पॉइंट होता है। तो कैसे हम इसको यूज करते हैं वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे लगता है आज ना आपको सेकेंड हाफ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 40 मिनट्स के बाद, है ना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने को नहीं है, और आपके स्कूल में एग्जाम भी आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं अभी स्लो चलूंगा। तो 40 मिनट्स के बाद आप ज्वाइन मत करना, है ना, कि डोंट ज्वाइन आफ्टर द 40 मिनट्स, है ना, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करो, आपके एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, है ना। तो ये आपका आगे है, इस तरह से हम इसको करते हैं। तो इसी को मैं बता के आपको आज लेक्चर एंड कर दूंगा मैं, है ना, बाकी किसी दिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, है ना, इसका मतलब जस्ट आपका ऐसा है कि जस्ट एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, है ना, कि बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना, उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वेट फॉर ए मिनट, आई राइट वन क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ, आपको बार बार ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको फंक्शन दिया होगा, कि आपको एक चीज दी होगी फंक्शन, फंक्शन मतलब वाई और एक्स में रिलेशन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। आपका पर्पस ये होता है, आप इसको लिख लो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, है ना, बस ये चीज लिख लो आप स्लोप द टेंजेंट के ऊपर। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन कराता हूं। ओके, है ना, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एज एग्जांपल अगर हम ले लें तो आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x², है ना, प्लस 6, है ना, ये आपको दिया हुआ है। आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इसका तरीका वही होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर दो, तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 0, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 0 के इक्वल आ गया। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करना है। मैक्सिमम दोनों पे dy बाई डी एक्स तो 0 ही होता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, एक x की वैल्यू पे y मिनिमम होगा। अब किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। भाई इसको डबल डिफरेंशिएट करना होता है आपको। डबल डिफरेंशिएट का मतलब पहले डिफरेंशिएट का जो रिजल्ट आया है ना, उसी को आपको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है ना, कि डबल डेरिवेटिव का मतलब जो पहले डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया है, अभी मैं शो करूंगा प्रीवियस स्लाइड, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, कि भाई आप क्या करोगे, ये आ गया इस तरह से आपका। अब जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो एक बार आप। तो ये लिखने का तरीका होता है dy² y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स डबल डेरिवेटिव। तो x² का 2x हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा तो यहाँ -6 बच गया। तो सिंगल डेरिवेटिव तो ये है, डबल डेरिवेटिव ये आ गया, है ना। अब एक चीज है, x की जो दो वैल्यू आई है ना, ये फ्लो चार्ट को आप यहीं पे छोड़ दो। अगर ऐसा हो तो मैक्सिमा होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, है ना, तो ये आपका मिनिमा होता है ना, कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 0। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी -6। मतलब हो गया कि x इक्वल टू 0 के लिए अगर ये लेस देन 0 आ गया, मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। x इक्वल टू 0 पे y विल बी मैक्सिमम। अब कंफर्म हो गए, है ना, कि आपने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया, दो वैल्यूज आ गई। अब चेक करना है किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमा होगा। तो डबल डिफरेंशिएट कर दिया और x 0 पुट किया, और वो वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमम होगा। ऐसे में x इक्वल टू अगर यहाँ पे 2 पुट कर दूं, तो जो डबल डेरिवेटिव होगा वो +6 आ जाएगा, है ना। मतलब x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी मिनिमम। y विल बी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका मिनिमम हो जाएगा, है ना। अब ये आ गया कि x इक्वल टू 0 पे y मैक्सिमम होगा, x इक्वल टू 2 पे y मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करूं मैं, तो y जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर 0 पुट करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। इसी में अगर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ बेसिकली आपका 2, तो 2 पुट करूंगा तो 8, है ना, 8 + 6 14, एंड 14 - 12, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। y की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ये है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। और स्टेप्स क्या यूज किए ये ध्यान देना आपको क्वेश्चन में, कि मैंने कौन से स्टेप यूज किए, कि जो भी फंक्शन दिया एक बार डिफरेंशिएट किया, दो वैल्यूज आ गई, है ना, कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, इसलिए आपकी दो वैल्यूज आ गई। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसमें पुट करके देख लिया। जिसको पुट करने के बाद डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, मतलब उस x की वैल्यू के लिए y जो होगा मैक्सिमम होगा। तो मेन फंक्शन में वो पुट करके y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली। जिसको पुट करने के बाद ये पॉजिटिव आता है, तो मतलब उस x की वैल्यू के लिए y जो होगा मिनिमम होगा। तो उस x को यहाँ पे पुट करके हमने y की मिनिमम वैल्यू निकाल ली। तो इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। तो ये ध्यान रखना बस में, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हो, है ना। तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द इंटीग्रेशन, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिर मोशन स्टार्ट कर लेंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको आ जाएगा इस तरह से। हाँ, प्रीवियस स्लाइड अभी मैं शो कर रहा हूँ, है ना, कि शो द प्रीवियस स्लाइड्स। ये है प्रीवियस स्लाइड। हाँ, तो अब मीटिंग अगर ऑफ हो जाए तो डू नॉट रिज्वाइन नहीं करना। आज की क्लास ओवर हो गई। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी ले लेंगे उसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा आप पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन में बस यही जानना होता है आपको।
है ना। ओके, ठीक है ना। तो ये हमने जस्ट पढ़ लिया। तो ये कुछ चीजें आपको इसमें क्या करना होती है, डिफाइन करनी होती है। ये आपका आ गया, दैट्स ऑल, है ना। तो पहला रेट मेजरमेंट, है ना। दूसरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और उससे से रिलेटेड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये 3 लाइन का इसका क्या है, कंसेप्ट है ना। तो 3 लाइन का हम इस तरह से कंसेप्ट क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। तो ये हम करते हैं इस तरह से, ठीक है नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में स्टडी द इंटीग्रेशन। और कोई डाउट्स हो तो ट्यूसडे के दिन सेंड कर देना। कोई भी डाउट्स, स्कूल के कहीं के भी, पहले के चैप्टर्स के कुछ भी आप कर सकते हो डाउट्स क्लास में, एनी डाउट्स, बस थोड़ा सा पहले भेजना हो।